दोस्तों, हमारी पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। ये एक ऐसा फैक्ट है ना जो शायद बचपन से हम हर भूगोल की किताब में पढ़ते आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पहले पन्ने पर ही लिखा होता है ये तो। बिल्कुल। लेकिन कैंडिडेट्स, क्या आपने कभी इस आंकड़े के पीछे छुपी एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई पर ध्यान दिया है? उस 71% में से ना 97% पानी पूरी तरह से खारा है। मतलब वो हमारे किसी काम का नहीं है। सही कहा। और जो 3% साफ पानी बच भी जाता है, उसका उसका भी 3/4 हिस्सा। हाँ, 3/4 हिस्सा ग्लेशियरों में बर्फ की मोटी चादरों के रूप में जमा हुआ है। मतलब ये आंकड़ा वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। एकदम सही। और इसीलिए ध्यान रखिए, ये एग्जाम के नजरिए से बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर इस गणित को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी मानव सभ्यता, हमारी कृषि, हमारे उद्योग, हाँ, और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का जो आधार है ना, वो उस 1% से भी बहुत कम पानी पर टिका है, जो पानी नदियों और झीलों में बहता है। अरे बाप रे, सिर्फ 1% से भी कम। बिल्कुल। जरा सोचिए, ये पूरा इकोसिस्टम एक बेहद नाजुक संतुलन पर काम कर रहा है। और इसीलिए दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक एक गेम चेंजर है। आज का हमारा फोकस पूरी तरह से इसी पर रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में, जिसमें हम भारत के अपवाह तंत्र मतलब ड्रेनेज सिस्टम को डिकोड करेंगे। और साथ ही हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच का जो वैचारिक और प्राकृतिक अंतर है ना, उसे भी गहराई से समझेंगे। प्रमुख झीलों का विज्ञान और नदी प्रदूषण के अहम मुद्दों को भी कवर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका विभूति एकेडमी में। यहाँ चैप्टर को इतना गहरा और आसान तरीके से पढ़ाया जाता है कि किसी और कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। तो कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए, सब कुछ नोट करने के लिए मज़ा आने वाला है। तो चलिए सीधे कॉन्सेप्ट की गहराई में उतरते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहला और बुनियादी शब्द जो बार बार आता है वो है अपवाह और अपवाह द्रोणी। एक्सपर्ट, आप इन दोनों के बीच का तकनीकी फर्क कैसे समझाएंगे? देखिए, इसे समझने के लिए एक बहुत ही साधारण सी उपमा ली जा सकती है। अच्छा। अपवाह, या जिसे हम ड्रेनेज कहते हैं, उसका सीधा मतलब है नदियों का एक पूरा नेटवर्क। जब अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी जलधाराएं आकर एक साथ मिलती हैं। हाँ, वो ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियाँ। बिल्कुल। वो मिलकर जब एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं, तो बहते हुए पानी के उस पूरे सिस्टम को अपवाह कहते हैं। अब अपवाह द्रोणी या ड्रेनेज बेसिन क्या है? इसे ना एक बहुत बड़ी कीप या फनल की तरह देखिए। एक फनल की तरह, मतलब पानी को समेटने वाला। एकदम सही। एक नदी तंत्र द्वारा जिस पूरे भौगोलिक क्षेत्र का जल समेटकर आगे बहाया जाता है, उस पूरे इलाके को एक अपवाह द्रोणी कहा जाता है। कैंडिडेट्स, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। और अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी की बात करें तो वो अमेज़न नदी की है। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में बात करें, तो ये स्थान हमारी गंगा नदी को मिलता है। बिल्कुल, भारत की सबसे बड़ी द्रोणी गंगा की है। फनल वाली उपमा से तो ये बात एकदम दिमाग में छप जाती है। लेकिन जहाँ दो फनल पास पास रखे हों, वहाँ क्या होता है? यहीं पर एक और बहुत ही दिलचस्प शब्द आता है, जल विभाजक, यानी वाटर डिवाइड। हाँ, जल विभाजक, ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। कोई भी ऊंचा क्षेत्र, जैसे कोई पर्वत श्रृंखला हो गई या उच्च भूमि हो गई, जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है ना, उसे जल विभाजक कहते हैं। इसे आप छत की मुंडेर की तरह समझ सकते हैं। अरे वाह, मुंडेर। हाँ देखिए, मुंडेर के एक तरफ गिरने वाला बारिश का पानी एक दिशा में जाता है और दूसरी तरफ गिरने वाला पानी दूसरी दिशा में बहता है। क्या बात है। और दोस्तों, इसका सबसे बेहतरीन और सटीक भौगोलिक उदाहरण अंबाला है। अंबाला नगर सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बीच एक जल विभाजक का काम करता है। बिल्कुल सही। अंबाला की वो उच्च भूमि ही यह तय करती है कि कौन सा पानी अरब सागर की तरफ जाएगा और कौन सा पानी बंगाल की खाड़ी की तरफ। इसे तो तुरंत कॉपी में लिख लीजिए आप लोग। अंबाला वाला उदाहरण एग्जाम में पक्का आता है। और इसी बड़ी भौगोलिक व्यवस्था के आधार पर ना, भारत की नदियों को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। पहला, हिमालय की नदियां, और दूसरा, प्रायद्वीपीय नदियां। लेकिन यहाँ ना एक वैचारिक उलझन है, मतलब एक डाउट आता है दिमाग में। कैसा डाउट? अक्सर हम इस कंटेंट में पढ़ते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालयी नदियों की तुलना में बहुत ज्यादा पुरानी हैं। हाँ, ये तो फैक्ट है। प्रायद्वीपीय पठार बहुत पुराना है। तो अगर प्रायद्वीपीय नदियाँ पुरानी हैं, तो उनकी घाटियाँ उथली या छिछली क्यों हैं? मतलब शैलो क्यों हैं? क्या लाखों सालों के बहाव के साथ उन्हें चट्टानों को काटकर और गहरा नहीं हो जाना चाहिए था? हाँ, यहीं पर भूगोल का असली विज्ञान काम करता है। अच्छा। देखिए, ये विरोधाभास दिखने में जरूर लगता है,
लेकिन इसके पीछे अपर्दन यानी इरोजन का बहुत ही सीधा सिद्धांत है। हिमालय एक युवा और लगातार ऊंचा उठने वाला पर्वत है। हाँ, यंग फोल्ड माउंटेन है। बिल्कुल। वहां से निकलने वाली नदियां बहुत ऊंचाई से और बेहद तेज गति से नीचे गिरती हैं। तेज गति के कारण वो लंबवत अपर्दन करती हैं। लंबवत मतलब वर्टिकल इरोजन। हाँ, वर्टिकल इरोजन। वो आरी की तरह चट्टानों को सीधे नीचे की तरफ काटती हैं, जिससे गहरे और संकरे गॉर्ज बनते हैं। अच्छा, तो मतलब हिमालय की नदियां अभी भी अपना रास्ता गहरा करने के काम में लगी हुई हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। दूसरी तरफ जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है वो बहुत पुराना और कठोर है। हार्ड रॉक्स है वहाँ। हाँ, वहाँ की नदियां अपने आधार तल या बेस लेवल तक पहुंच चुकी हैं, यानी वो जितनी गहराई तक जमीन को काट सकती थी वो काट चुकी हैं। अब उनके पास नीचे गहराई में काटने की ताकत नहीं बची है। ओहो, होती है। समझ गई। कैंडिडेट्स, ये असर्शन रीजनिंग वाले सवालों के लिए एकदम गोल्डन पॉइंट है। इसीलिए प्रायद्वीपीय नदियों की घाटियां उथली होती हैं और हिमालयी नदियों की घाटियां बहुत गहरी होती हैं। और एक बात ये भी है कि हिमालयी नदियां 12 मासी होती हैं। पेरेनियल। हाँ, क्योंकि उन्हें बारिश के साथ साथ ग्लेशियरों के पिघलने से भी पानी मिलता रहता है, साल भर पानी रहता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां पूरी तरह से मानसूनी या मौसमी होती हैं। क्या बात है! ये पार्श्व और लंबवत अपर्दन का जो अंतर आपने बताया, उसने पूरी तस्वीर साफ कर दी है। अब इसी बुनियादी समझ के साथ ना हम सिंधु नदी तंत्र यानी इंडस रिवर सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, सिंधु का अपवाह तंत्र तो बहुत ही विशाल है। बिल्कुल, सिंधु नदी का सफर बहुत ही लंबा और जटिल है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है और फिर पश्चिम की ओर बहते हुए भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। और लद्दाख में प्रवेश करते ही ये नदी एक बेहद खूबसूरत और संकरा गॉर्ज बनाती है। ओके। इसी क्षेत्र में इसमें कई महत्वपूर्ण सहायक नदियां आके मिलती हैं, जैसे कि झास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा भी। यहाँ का इलाका इतना दुर्गम है कि ये नदियां ही इन घाटियों में जीवन का मुख्य आधार हैं। इसके बाद ये नदी गिलगित और बलूचिस्तान से होते हुए आगे बढ़ती है। और फिर एक ऐसा भौगोलिक बिंदु आता है जो एग्जाम के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। पंजाब की 5 नदियां। बिल्कुल, ये पांचों महान नदियां आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ये संगम सिंधु को एक विशाल जलराशि में बदल देता है और अंततः ये कराची के पूर्व की ओर अरब सागर में विलीन हो जाती है। आपको बता दूं कि 2900 किलोमीटर लंबी ये नदी दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। लेकिन इसके साथ ना एक बहुत ही दिलचस्प भू राजनीतिक तथ्य भी जुड़ा है। सिंधु जल समझौता संधि। हाँ, 1960 की संधि। बिल्कुल, ये जानना बहुत दिलचस्प है कि दो देशों के बीच एक पूरी नदी प्रणाली का बंटवारा कैसे होता है। एग्जाम अलर्ट है दोस्तों, कान खोलकर सुनिए। इस अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार भारत इस सिंधु नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% ही उपयोग कर सकता है। सिर्फ 20%? हाँ, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इसी 20% पानी के दम पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई की जाती है, जिसने भारत में हरित क्रांति को भी संभव बनाया। ये दिखाता है कि नदियां सिर्फ भौगोलिक इकाइयां नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को भी आकार देती हैं। बिल्कुल सही। अब सिंधु से आगे बढ़कर हम भारत के सबसे बड़े अपवाद तंत्र पर आते हैं, यानी हमारी गंगा नदी तंत्र। गंगा तो भारत की आत्मा है। बिल्कुल, गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि एक पूरी सभ्यता का पालना है। और इसकी शुरुआत का जो दृश्य है ना, वो किसी महाकाव्य से कम नहीं है। दोस्तों, देवप्रयाग वो जगह है जहां हिमालय की गहराइयों से आने वाली भागीरथी और अलकनंदा नदियां आपस में मिलती हैं। और इसी पवित्र संगम के बाद इस संयुक्त जलधारा को गंगा का नाम मिलता है। देवप्रयाग से निकलकर ये नदी हरिद्वार के पास पहाड़ों को छोड़कर मैदानी भाग में उतरती है। और जब ये मैदानी इलाकों में उतरती है तो इसमें हिमालय से निकलने वाली कई बड़ी नदियां जुड़ जाती हैं। हाँ, इसमें यमुना का रोल बहुत बड़ा है। सबसे प्रमुख यमुना नदी ही है। यमुना यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये गंगा के दाहिने किनारे के बिल्कुल समानांतर बहती हुई काफी लंबी दूरी तय करती है। पैरेलल बहती है। हाँ, पैरेलल। और आखिरकार इलाहाबाद में, जिसे अब प्रयागराज कहते हैं, वहां आकर गंगा में मिल जाती है। इसके अलावा नेपाल हिमालय से भी कुछ नदियां आती हैं, जैसे घाघरा,
गंडक और कोसी। कोसी तो बहुत ही चंचल नदी है। उसे उसके रास्ता बदलने की आदत के कारण बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ना एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। आप लोग भी सोचिएगा, गंगा हिमालय से निकलकर दक्षिण की तरफ मैदानों में आ रही है, ठीक है। लेकिन चंबल, बेतवा और सोन जैसी नदियां जो दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, वो ऊपर की तरफ बहकर गंगा में कैसे मिल जाती हैं? मतलब पानी तो हमेशा ढलान की तरफ बहता है ना। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक अवलोकन है और अक्सर कैंडिडेट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका राज क्या है? इसका कारण है भारत के मध्य उच्च भूमि यानी सेंट्रल हाईलैंड्स का झुकाव। प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तरी हिस्सा है ना, उसका प्राकृतिक ढलान उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ है। अच्छा। इसीलिए विंध्याचल और सतपुड़ा के आसपास से निकलने वाली ये नदियां इस प्राकृतिक ढलान को फॉलो करते हुए उत्तर की ओर बहती हैं और गंगा नदी तंत्र का हिस्सा बन जाती हैं। मतलब स्लोप ही उस तरफ है। बिल्कुल। हालांकि ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से आती हैं, इसलिए इनमें पानी की मात्रा हिमालयी नदियों जितनी नहीं होती है। ये ढलान का विज्ञान तो सारी पहेली ही सुलझा देता है। ये पूरी जलराशि जब आगे बढ़ती है ना, तो पश्चिम बंगाल के फरक्का तक जाती है। हाँ, फरक्का बैराज तक। वहां से भागीरथी हुगली दक्षिण की तरफ बहकर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है जी। जबकि मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और वहां इसका संगम ब्रह्मपुत्र नदी से होता है। ये दोनों मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरी पेड़ों के नाम पर जाना जाने वाला ये डेल्टा जी। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है। रॉयल बंगाल टाइगर यहीं पाए जाते हैं। बिल्कुल। और अब ब्रह्मपुत्र का जिक्र आते ही ना, एक बिल्कुल ही अलग तरह के अपवाह तंत्र की तस्वीर सामने आ जाती है। वो कैसे? देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है। जी। मतलब सिंधु और सतलुज के उद्गम के काफी करीब से। जी। लेकिन इसका सफर पूर्व की ओर होता है। और तिब्बत में इसे क्या कहते हैं? तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। सांगपो? हाँ। अब तिब्बत एक शीत शुष्क मरुस्थल है, मतलब कोल्ड एंड ड्राई डेजर्ट। बारिश कम होने के कारण वहां सांगपो नदी में पानी की मात्रा और गाद, जिसे सिल्ट कहते हैं, वो बहुत कम होती है। ये हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बड़ी शांति से बहती रहती है। लेकिन फिर अचानक भूगोल का एक बहुत ही नाटकीय मोड़ आता है। एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है ये। नामचा बारवा शिखर, जिसकी ऊंचाई 7757 मीटर है, वहां पहुंचकर ये नदी अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा एक तीखा यू टर्न ले लेती है। बिल्कुल, एक हेयरपिन बैंड की तरह। ऐसा क्यों होता है? मतलब एक नदी अचानक अपना रास्ता इतना तीखा क्यों मोड़ लेती है? क्योंकि नामचा बारवा एक विशालकाय चट्टानी दीवार की तरह नदी के रास्ते में खड़ा है। जब सांगपो उस पर्वत से टकराती है तो वो उसे पार नहीं कर सकती। रास्ता ब्लॉक हो गया। हाँ, इसलिए वो पहाड़ के किनारे किनारे मुड़कर जमीन को गहरे से काटती है और एक भयानक गॉर्ज का निर्माण करते हुए हमारे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और दोस्तों, इस यू टर्न के बाद ही भारत में इसे दिहांग कहा जाता है। और अरुणाचल में आती है ना, इसकी पूरी प्रकृति बदल जाती है। तिब्बत की वो सूखी और शांत सांगपो भारत में आते ही विकराल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करती है जहाँ दुनिया की सबसे भारी बारिश होती है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट का मौसम। अत्यधिक बारिश के कारण नदी में पानी का वॉल्यूम अचानक कई गुना बढ़ जाता है। पानी के साथ साथ ये नदी पहाड़ों से भारी मात्रा में मिट्टी और गाद काट के लाती है। और जब ये असम की घाटी में पहुंचती है तो क्या होता है? जब ये असम पहुंचती है तो ढलान अचानक कम हो जाती है। अब इतनी सारी गाद को ढोने की ताकत नदी में नहीं रहती, इसलिए वो उस गाद को अपने ही रास्ते में जमा करने लगती है। अच्छा, और इसी वजह से ये कई अलग अलग धाराओं में बंटकर एक गुम्फित नदी, जिसे अंग्रेजी में ब्रेडेड स्ट्रीम कहते हैं, उसका रूप ले लेती है, मुख्य कारण बनता है। और जब यही नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना के नाम से पुकारा जाता है। तो ये तो हो गई हिमालयी नदियों की भव्यता। अब रुख करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की तरफ। पेनिनसुलर रिवर्स। हाँ, यहाँ का भूगोल और पानी का व्यवहार बिल्कुल ही अलग है। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का काम हमारा पश्चिमी घाट करता है। वेस्टर्न घाट, जो पश्चिमी तट के बिल्कुल समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। पश्चिमी घाट की इस स्थिति के कारण प्रायद्वीपीय नदियों को हम दो साफ हिस्सों में बांट सकते हैं। एक पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां और दूसरा पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो सबसे पहले पश्चिम की ओर बहने वाली दो प्रमुख नदियों की बात कर लेते हैं,
नर्मदा और तापी। ये दोनों बहुत खास हैं। बिल्कुल। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है, जबकि तापी सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से। इन दोनों नदियों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। रिफ्ट वैली। दोस्तों, ये भ्रंश घाटी और इन नदियों के डेल्टा ना बनाने के पीछे का विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। अक्सर हम पढ़ते हैं कि नर्मदा और तापी डेल्टा की बजाय ज्वारनदमुख यानी एस्चुरी बनाती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसकी कल्पना आप इस तरह कीजिए कि जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा नीचे धंस गया है और उसके दोनों तरफ खड़ी चट्टानी दीवारें हैं। यही भ्रंश घाटी है। एक गहरी नाली की तरह। हाँ, जब नदी इस घाटी से बहती है तो ढलान बहुत तेज होती है। तेज ढलान और कठोर चट्टानों के कारण पानी इतनी तेजी से बहता है कि उसमें मिट्टी या गाद जमा होने का कोई मौका ही नहीं मिलता। मतलब कोई सिल्ट जमा नहीं हो पाता। बिल्कुल। और जब ये पानी समुद्र के पास पहुंचता है तो बिना कोई डेल्टा बनाए, मतलब बिना मिट्टी का तिकोना जमाव बनाए, सीधा एक गहरी धारा के रूप में समुद्र में जा गिरता है। और इसी सीधे संगम को एस्चुरी या ज्वारनदमुख कहते हैं। हाँ। बहुत ही स्पष्ट व्याख्या। कैंडिडेट्स इसको नोट कर लीजिए। और इसी तेज बहाव और कठोर चट्टानों के कारण ना नर्मदा नदी जबलपुर के पास संगमरमर के शैलों में एक बेहद खूबसूरत जलप्रपात बनाती है। हाँ, धुआंधार प्रपात। पानी इतनी ऊंचाई से गिरता है कि जल की बूंदें धुएं जैसा दृश्य पैदा करती हैं। अब अगर पूर्व की ओर बहने वाली नदियों को देखें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी प्रमुख हैं। ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। हाँ, और ये अपने मुहाने पर विशाल डेल्टा भी बनाती हैं। क्योंकि पश्चिमी घाट से पूर्वी तट तक का सफर लंबा है और ढलान भी धीमी है। इनमें गोदावरी का स्थान सबसे ऊपर है। ध्यान रखिए, ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और करीब 1500 किलोमीटर की दूरी तय करती है। प्रायद्वीपीय भारत में इसका अपवाह तंत्र सबसे विशाल है। और अपने इसी बड़े आकार और विस्तार के कारण गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण गंगा, बिल्कुल। गोदावरी का ये विशाल रूप उसे उसकी कई सहायक नदियों से मिलता है, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि यह पूरा एक तंत्र है जो अलग अलग दिशाओं से आकर गोदावरी को एक महानदी में बदल देता है। और इसके बाद कृष्णा नदी है जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से निकलती है। और फिर आती है कावेरी नदी। पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी से निकलने वाली यह नदी एक बहुत ही ऐतिहासिक जलप्रपात बनाती है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात इसी कावेरी नदी पर स्थित है, जिसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। और इसका उपयोग बहुत पहले से पन बिजली पैदा करने के लिए किया जाता रहा है। अब देखिए, नदियों के इस लंबे सफर में पानी हमेशा सीधे समुद्र तक नहीं पहुंचता। कई बार ये जमीन के बीच बने विशाल गड्ढों में ठहर जाता है, जो झीलों का निर्माण करता है। और झीलें सिर्फ पर्यटन के लिए नहीं हैं, बल्कि इकोसिस्टम को संतुलित करने में उनकी अहम भूमिका होती है। भारत में झीलों की डाइवर्सिटी भी हैरान करने वाली है। मीठे पानी की ज्यादातर झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं, जो ग्लेशियरों के पिघलने से बनी हैं। लेकिन जम्मू और कश्मीर की वुलर झील एक दिलचस्प अपवाद है। इसका निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं यानी टेक्टोनिक एक्टिविटी से हुआ है। जमीन धंसने से जो गड्ढा बना, उसने भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील का रूप ले लिया। इसके अलावा डल, नैनीताल और लोकताक जैसी झीलें भी इसी ताजे पानी की श्रेणी में आती हैं। दूसरी ओर राजस्थान की सांवर झील खारे पानी की एक मौसमी झील है। हाँ, इसका तो नमक उत्पादन के लिए कमर्शियल उपयोग होता है। और तटीय क्षेत्रों में लेगून झीलें पाई जाती हैं, जब समुद्र की लहरें रेत के टीले बनाकर समुद्र के ही कुछ पानी को मुख्य सागर से अलग कर देती हैं, तो लेगून बनता है। चिल्का, पुलिकट और कोलेरू इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। अगर इस पूरे जल तंत्र को इकोनॉमी के चश्मे से देखा जाए तो नदियों और झीलों का महत्व अतुलनीय है। आज भी सिंचाई और जल विद्युत में नदियों का योगदान अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन इसी मानवीय हस्तक्षेप ने ना एक बहुत बड़े संकट को जन्म दे दिया है, नदी प्रदूषण। औद्योगिकरण और बिना ट्रीटमेंट के सीवेज को नदियों में बहाने से नदियों का दम घुट रहा है। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, नदियों के पास खुद को साफ करने की एक प्राकृतिक क्षमता होती है, जिसे सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी कहते हैं। वो कैसे काम करती है? जब पानी बहता है तो उसमें ऑक्सीजन घुलती है और वो प्रदूषकों को डाइल्यूट कर देता है। लेकिन आज बांधों के कारण पानी का वॉल्यूम बहुत कम हो गया है और प्रदूषण बढ़ गया है। कम पानी ज्यादा कचरे को डाइल्यूट नहीं कर सकता। और इसी संकट को देखते हुए
एग्जाम पॉइंट से एक अहम योजना शुरू हुई थी 1985 में, गंगा एक्शन प्लान यानी गैप। बिल्कुल। इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। बाद में 1995 में इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना यानी NRCP का नाम दे दिया गया। ये योजनाएं बताती हैं कि नुकसान की भरपाई करना अब राष्ट्रीय प्राथमिकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस चैप्टर से एग्जाम में सीधे MCQ कैसे बनते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, नदियों के उद्गम स्थल और उनकी सहायक नदियों पर सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। बिल्कुल सही। और जो असर्शन रीजनिंग वाले सवाल हैं वो अक्सर हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर से बनते हैं। तो कुछ गोल्डन वन लाइनर फैक्ट शेयर कर रही हूँ, कान खोलकर सुनिए। पहला, दक्षिण गंगा मतलब गोदावरी। दूसरा, भ्रंश घाटी से बहने वाली और ज्वारानदमुख बनाने वाली नदियां मतलब नर्मदा और तापी। तीसरा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर है, जिसे शिव समुद्रम कहते हैं। और चौथा, भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। अब इन नामों को याद रखने की एक ट्रिक भी बता देता हूँ। जैसे गोदावरी की सहायक नदियों को याद रखना है ना, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। हाँ, ये नाम बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। इन्हें आप गंगा वाले शब्दों से याद रखिए, वेनगंगा, पेनगंगा। और प्राण और वर्धा को जोड़कर एक कहानी बना लीजिए कि गोदावरी के प्राण वर्धा में बसते हैं। क्या बात है। कैंडिडेट्स, मेरा 10 सेकंड रिवीजन फॉर्मूला भी सुनिए। पश्चिम बहने वाली बड़ी नदियां सिर्फ नर्मदा और तापी हैं, पूर्व बहने वाली बाकी सब। और गंगा की राइट बैंक वाली सबसे बड़ी साथी वो है यमुना। बस ऐसे लिंक बनाकर याद रखना है। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? हम इस चैप्टर से 10 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछेंगे। हम सिर्फ सवाल और ऑप्शन बताएंगे, जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तैयार हो जाइए। प्रश्न 1, सिंधु जल समझौता संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत उपयोग कर सकता है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 30% या ऑप्शन डी 40%। प्रश्न 2, भागीरथी और अलकनंदा नदियां किस स्थान पर मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी देवप्रयाग या ऑप्शन डी ऋषिकेश। प्रश्न 3, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी दो प्रमुख नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं? ए गोदावरी और कृष्णा, बी महानदी और कावेरी, सी नर्मदा और तापी या डी लूनी और साबरमती। प्रश्न 4, अपने बड़े आकार और विस्तार के कारण किस प्रायद्वीपीय नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? ए महानदी, बी कृष्णा, सी कावेरी या डी गोदावरी। प्रश्न 5, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी महानदी या डी नर्मदा। प्रश्न 6, कौन सी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है जिसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी या डी नर्मदा। प्रश्न 7, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम नदियां आपस में मिलकर पाकिस्तान में किस स्थान के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं? ए कराची, बी अटक, सी मिठनकोट या डी गिलगिट। प्रश्न 8, भारत में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में किस योजना के साथ आरंभ हुआ था? ए
राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, बी गंगा एक्शन प्लान, सी नमामि गंगे या डी नर्मदा बचाओ। प्रश्न 9। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में कौन सी नदी गहरे गौर से बहती है और धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है? ऑप्शन ए तापी, बी लूनी, सी महानदी या डी नर्मदा। और आखिरी सवाल प्रश्न 10। हिमालय से निकलने वाली कौन सी प्रमुख नदी गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है? ए घाघरा, बी गंडक, सी कोसी या डी यमुना। बेहतरीन। आज के इस सत्र में हमने भारत की जीवन रेखा यानी नदियों को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि महसूस किया है। ये ज्ञान सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं बल्कि एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। उम्मीद है आज का ये सेशन आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर कर गया होगा। इन 10 सवालों के जवाब कमेंट में तुरंत लिख देना। हम बेस्ट और राइट आंसर्स को पिन करेंगे। हाँ, सब लोग आंसर जरूर दें। और हाँ, जाते जाते इस पर जरूर विचार कीजिए कि अगर बर्फ का पिघलना तेज हो गया, जैसा कि क्लाइमेट चेंज में हो रहा है, तो हिमालय की इन 12 नदियों का आने वाले 50 सालों में क्या हाल होगा? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे फ्यूचर के लिए। सच में बहुत गहरा सवाल है ये। अगर आज का सेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कर देना, विभूति एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर नया चैप्टर सबसे पहले आप तक पहुंचे। बताइए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? क्या कुछ नया सीखने को मिला? अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा दो ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो टॉपिक का नाम कमेंट में लिख देना। यहाँ अक्सर वीडियो 7 बजे शाम को अपलोड किया जाता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ विभूति एकेडमी पर। जय हिंद।